अब हम चलते हैं अगले सोपान पर कि किस प्रकार से यहाँ पर अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के अंदर सबसे पहली बात आती है वह है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी सजीव का, किसी एकल कोशिका का दो भागों में विभक्त हो जाना। तो अलैंगिक जनन की सबसे कॉमन विधि है, सबसे पहली विधि जो है वो है विखंडन। तो विखंडन से तात्पर्य क्या है? विखंडन का तात्पर्य होता है कि किसी एकल कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना। जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा के अंदर विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो अमीबा की एकल कोशिका दो पुत्री अमीबा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इससे हम कहते हैं द्विखंडन कहेंगे। द्विखंडन का मतलब एक कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना। अमीबा एक कोशीय जलीय जीव है। इसका शरीर केवल एकल कोशिका से बना है और यह एकल कोशिका समस्त प्रकार के कार्य करती है। श्वसन करती है, पोषण करती है, जनन की प्रक्रियाएं भी करती है, उत्सर्जन भी करती है। तो जब अमीबा के अंदर द्विखंडन की प्रक्रिया यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान अमीबा की कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, यह केंद्रक विभाजन के द्वारा दो पुत्री केंद्रकों में विभक्त होना प्रारंभ होता है। तो कोशिका इलोंगेट होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। कोशिका के मध्य में किसी भी तरफ, जरूरी नहीं है कि यहीं पर खांच बने, कहीं भी किसी भी तल में। क्यों? क्योंकि अमीबा का शरीर अनियमित होता है। तो अमीबा अनियमित आकार का होने से जब इनके अंदर विभाजन की प्रक्रिया होती है तो विदलन की प्रक्रिया कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर केंद्रक विभाजन को दर्शाया गया है, अतः हम यहाँ पर बीच में इसका विदलन लेते हैं। तो केंद्रक विभाजन के द्वारा दो पुत्री केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। उसी समय इसकी कोशिका जो है, ये कोशिका मध्य भाग में धीरे धीरे अंदर की तरफ इसमें इस प्रकार के बनते हैं विदलन, और ये विदलन लगातार बढ़ते जाते हैं। और इन विदलनों के बढ़ने से और इन विदलनों के आपस में मिल जाने से ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं पुत्री अमीबा कहते हैं। तो अमीबा एकल कोशीय जीव होता है। जैसे ही अमीबा की कोशिका पुरानी होती है, ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसी समय यह अमीबा की कोशिका द्विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा दो पुत्री अमीबा का निर्माण करती है, यानी एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अमीबा की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। स्वाभाविक मृत्यु, जैसे मानव की बात करें, मानव जन्म लेता है, बड़ा होता है, जनन करता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अमीबा में और समस्त एक कोशीय जीवों में नहीं होती है। क्योंकि एक कोशिका जैसे ही पुरानी होती है, यह दो नई कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है, तो एक का जीवन इन दो नई कोशिकाओं में आ जाता है। अतः अमीबा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। तो अमीबा की मृत्यु कैसे होती है? अमीबा जिस पानी में है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसमें विषाक्त पदार्थ आ गए, या किसी कारण से पानी सूख गया है, तो अमीबा की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा अमीबा की मृत्यु नहीं होती है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अमीबा की आकृति अनियमित होने से यहाँ पर जो विभाजन का तल था वो डेफिनेट नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर की सिमेट्री होती है, सममिति होती है, उनके शरीर का आकार फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो ऐसे एक कोशीय जीवों के अंदर भी द्विखंडन की प्रक्रियाएं होती है, तो वो विशिष्ट तल से होती है। जैसे काला अजार और लेशमानिया जैसे एक कोशीय जीव होते हैं। लेशमानिया क्या है? लेशमानिया एक प्रोटोजोआ है। तो लेशमानिया जो होता है, इसके अंदर एक तरकू के आकार की कोशिका है और इसमें पाया जाता है एक कसाभिका। इस कसाभिका के माध्यम से ये पानी में तैरता है। जब लेशमानिया के अंदर द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो यह प्रक्रिया होती है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी ऊपर से नीचे। यानी कैसे होती है? यह होती है अनुदैर्ध्य, यानी इसमें विभाजन का तल होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। यहाँ पर
कोशिका के अंदर जब द्विखंडन प्रारंभ होता है तो एक ही कोशिका में दो कशेरुकिकाएं, यह कशेरुकिका बनी हुई है और यहाँ पर कशेरुकिका बनना शुरू हो गई है। केंद्रक लंबा हो जाता है और दो भागों में विभक्त हो जाता है। जब केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है तो यह कोशिका भी अब दो भागों में विभक्त होना प्रारंभ हुई है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुलंब यानी इस लेशमानिया के बीचों बीच में से ऊपर की तरफ यहाँ पर बनता है विदलन, बनती है खांच, जिसकी सहायता से यह लेशमानिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो जो युगलिना है, लेशमानिया है, इनके अंदर जब द्विखंडन की प्रक्रियाएं होती है तो विभाजन का तल अनुलंब होता है। अनुलंब यानी ऊपर से नीचे इस टाइप से होता है। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो पैरामीशियम के अंदर जब द्विखंडन होता है, जैसे पैरामीशियम इस प्रकार का एक प्राणी है, यहाँ पर उसके इस टाइप से यूँ बनाते हैं हम इसको, और इसके ऊपर सीलिया होती है। तो जब इनके अंदर द्विखंडन की प्रक्रिया होती है तो यह पैरामीशियम अनुप्रस्थ काट द्वारा, यानी इस अनुप्रस्थ खांच के द्वारा दो भागों में विभक्त होगा। यहाँ पर खांच ऊपर से नीचे बनी थी, यहाँ पर बनती है अनुप्रस्थ, ये याद रखना है। जिस प्रकार से अमीबा और एक कोशीय जीवों के अंदर द्विखंडन होता है, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे एक कोशीय जीव होते हैं जिनके अंदर बहुखंडन की प्रक्रियाएं होती है। जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो वो स्पोरोजोआ फॉर्म के अंदर होता है। यह प्लाज्मोडियम हमारे यकृत कोशिकाओं में और हमारी लाल रक्त कणिकाओं में प्रविष्ट होता है तो वहाँ पर बहुखंडन की प्रक्रिया करता है। जैसे यहाँ पर ये लाल रक्त कणिका के अंदर पहुंचा हुआ प्लाज्मोडियम है, बहुखंडन की प्रक्रिया करता है तो एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले प्लाज्मोडियम की कोशिका का केंद्रक विभाजन करता है, अत्यधिक मात्रा में विभाजित होकर बहुत सारे पुत्री केंद्रक बनाता है। पुत्री केंद्रक विन्यासित हो जाते हैं, उनके चारों तरफ कोशिका झिल्ली बन जाती है, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन की प्रक्रिया होती है तो एक प्लाज्मोडियम यहाँ पर हजारों की संख्या में नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं बहुखंडन कहते हैं। खंडन यानी विखंडन की प्रक्रिया जो होती है, इसी के समान एक प्रक्रिया और होती है जिसको हम कहते हैं मुकुलन कहते हैं या मुकुल फॉर्मेशन कहते हैं, मुकुल का निर्माण कहते हैं। तो मुकुल का निर्माण कैसे होता है इसको हम अभी यहीं पर देखते हैं। विखंडन का एक रूप और होता है, उसे हम कहते हैं मुकुल। और मुकुल की प्रक्रिया हम लोग पहले पढ़ते हैं यीस्ट में। यीस्ट एक कोशीय कवक है, मानव के लिए मित्र है, क्योंकि इस यीस्ट के द्वारा हम डबल रोटी बनाते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं और अन्य मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। तो यीस्ट जो एक कोशीय कवक होती है उसके अंदर किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर यह एक यीस्ट की कोशिका है, ये इसका केंद्रक है और जीव द्रव्य। जब यीस्ट अलैंगिक जनन करती है, जब यीस्ट को अधिक मात्रा में फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल वातावरण मिलता है, तब इस यीस्ट के अंदर होता है अलैंगिक जनन मुकुल के द्वारा। मुकुल एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिसमें दो समान केंद्रक बनते हैं और असमान कोशिकाएं बनती है, यानी समान केंद्रक विभाजन और असमान कोशिका विभाजन होते हैं। जब यीस्ट के अंदर मुकुल फॉर्मेशन होता है, मुकुल के निर्माण की प्रक्रियाएं होती है, तो सबसे पहले इस मुकुल के ऊपर एक छोटा सा इस प्रकार से उभार बनता है। इस उभार को कहा जाता है मुकुल कहा जाता है। यह उभार मुख्य कोशिका के ऊपर बनता है। फिर इसका जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक यहाँ पर दो पुत्री केंद्रकों के अंदर विभाजित हो जाता है। एक पुत्री केंद्रक मुख्य कोशिका में रहेगा और दूसरा पुत्री केंद्रक मुकुल के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इस अवस्था के अंदर जो यहाँ पर मुकुल बना था, इस मुकुल और मुख्य कोशिका के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है ये, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यह मुकुल यहाँ से
अलग होगा, विकसित होता है, वृद्धि करके और अपनी मुख्य कोशिका के समान आकार में बड़ा हो जाता है। तो यहां से यीस्ट कोशिका ने अपने ऊपर एक उभार बनाया था। इस उभार को हमने मुकुल कहा। कोशिका केंद्रक विभाजन होता है, दो पुत्री केंद्रक बनेंगे, एक केंद्रक मुख्य कोशिका में रहेगा, दूसरा पुत्री केंद्रक यीस्ट में आ जाता है, मुकुल में आता है। मुकुल यहां से अलग हो जाता है, विकसित होता है मुख्य कोशिका के समान। जब अत्यधिक मात्रा के अंदर अनुकूल परिस्थितियां होती है तो मुकुलन की प्रक्रिया के दौरान मुकुल के ऊपर एक और मुकुल, फिर एक और मुकुल, इस प्रकार से मुकुल की एक श्रृंखला भी बन सकती है जो अलग होकर नए जीवों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो मुकुलन की प्रक्रिया हुई है यीस्ट में है, और यीस्ट कैसा होता है, एक कोशीय कवक होती है जिसके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन मुकुल के निर्माण की प्रक्रिया हम लोग हाइड्रा में भी पढ़ते हैं। हाइड्रा जो है उस हाइड्रा के अंदर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग है। हाइड्रा यानी बहुकोशीय जंतु, स्लेंटेट्रा संघ का जंतु होता है हाइड्रा। यह हाइड्रा अपनी अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जब अलैंगिक जनन करता है तो मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। जैसे यहां पर यह हाइड्रा है। हाइड्रा बहुकोशीय जलीय प्राणी होता है जो स्लेंटेट्रा संघ का प्राणी है। यह इसका मुख्य शरीर है, यह है इसके स्पर्शक, और इन स्पर्शकों से घिरा हुआ यहां पर होता है इसका मुख। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो हाइड्रा के शरीर पर बनती है छोटी सी एक गांठ। इस प्रकार से यह गांठ होती है वो बहुकोशीय होती है। यीस्ट के अंदर एक कोशीय गांठ बनी थी, जबकि यहां पर बहुकोशीय गांठ बनती है। यह गांठ यानी मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और यहां पर एक छोटे से हाइड्रा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। जब ये हाइड्रा बन जाता है यानी ये पुत्री हाइड्रा यानी संतति हाइड्रा बन जाता है, तो इस हाइड्रा का जनक हाइड्रा के साथ में कनेक्शन खत्म हो जाता है। यह हाइड्रा यहां से मुक्त होता है, वृद्धि करता है और अपने जनक हाइड्रा के समान हो जाता है। तो यहां पर जो मुकुलन की प्रक्रिया हुई है, यहां पर बहुकोशीय मुकुल बनता है जिसके द्वारा यहां पर एक संपूर्ण हाइड्रा का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन, और यह प्रक्रिया हम पढ़ते हैं यीस्ट में और पढ़ते हैं हाइड्रा में। दोनों में अंतर है कि यीस्ट के अंदर बनने वाला मुकुल एक कोशीय बना था, जबकि यहां पर कैसा होता है, बहुकोशीय। अब नेक्स्ट जो आती है बात वो है खंडन। अभी हमने पढ़ा था विखंडन, जिसमें एकल कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त हुआ था। खंडन की प्रक्रिया होती है तंतुनुमा शैवालों के अंदर। तंतुमयी शैवाल जो होते हैं वो खंडित होते हैं, टूटते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया शैवाल बनाता है। तो नेक्स्ट अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, उसमें आता है खंडन। खंडन का मतलब होता है लंबे धागे नुमा संरचना का टुकड़ों के अंदर विभक्त होना, और यह प्रक्रिया हम पढ़ते हैं तंतुमयी शैवालों के अंदर। तंतुमयी शैवालें, तंतुमयी शैवालें यानी पानी में उगने वाली ऐसी शैवालें जिनके या जिनका शरीर जो है धागे नुमा होता है। कौन कौन सी ऐसी है, तो उसमें आती है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा शैवाल, यूलोथेरिक्स शैवाल। ये कुछ ऐसी शैवालें होती है जो तंतुमयी यानी इनके कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबे लंबे तंतुओं का निर्माण करती है। और शैवाल क्या है ये हमें पता है, पानी में उगने वाली काई जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करती है। अब स्पाइरोगाइरा है तो स्पाइरोगाइरा के शरीर जो होता है कोशिका, वो इस प्रकार से कोशिकाओं के द्वारा मिलने से लंबे लंबे तंतुओं के रूप में इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब ये तंतु अगर यहां से खंडित हो गया है या यहां से खंडित हो गया है, तो प्रत्येक खंड विकसित होकर एक नए तंतु का निर्माण करता है। यहां पर भी नया तंतु बनेगा, यहां पर भी नया तंतु बन जाएगा, और यहां पर भी नए तंतु का निर्माण हो जाएगा।
तो प्रत्येक टुकड़ा जो अपने जनक तंतु से टूटा है, यह प्रत्येक टुकड़ा विकसित होगा और नए शैवाल का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं खंडन। विखंडन और खंडन में अंतर याद रखना है कि विखंडन की प्रक्रिया में एकल कोशीय जीव 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जबकि खंडन की प्रक्रिया में तंतुमयी शैवालें टूटती है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नई शैवाल का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन की अगली विधि है, उसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया वास्तव में होती है खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना। खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन कुछ सरल प्रकार के जीवों में यही पुनरुद्भवन उनके अलैंगिक जनन की विधि बन गई है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना। हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया सीमित है। हमारी चमड़ी उधड़ गई, वापस आ जाती है। बाल उखड़ गए, वापस आ जाएंगे। झड़ गए तो बात अलग है, उखाड़ कर या उखड़ गए हैं तो वापस आ जाएंगे। नाखून नष्ट हुआ है तो वापस आ जाता है। कहते हैं कि रावण का सिर काटने पर रावण का सिर वापस बनता था, यानी रावण के अंदर भी पुनरुद्भवन की क्षमता थी, यानी खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता थी। तो उसका सिर कटता था तो वापस उग जाता था। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ काट दो, कुछ समय के पश्चात छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है। क्यों आती है? उसका कारण पुनरुद्भवन। तो यह पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जीव अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करता है। और पुनरुद्भवन की प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा होती है वह प्लेनेरिया नामक एक प्लेटी हेलमिंथेस के प्राणी के अंदर होती है। हाइड्रा के अंदर भी पुनरुद्भवन की क्रिया बहुत अधिक होती है। प्लेनेरिया जो होता है यह इस प्रकार का एक चपटा कृमि है। इस प्रकार से यह प्लेनेरिया है। अगर हम प्लेनेरिया को यहां से काटें, यहां से काटें, इसके 3 टुकड़े कर दें, तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है विकसित होकर एक नया प्लेनेरिया का निर्माण करता है। अब ये इसका सिर है, ऊपर का भाग है, तो ऊपर के भाग ने निचला भाग खोया है, तो यहां पर निचले भाग का निर्माण यहां पर ये प्रारंभ हो जाएगा इस टाइप से। जो मध्य भाग है इसने ऊपरी भाग और अपने निचला भाग खोया है, तो यहां पर ये इसका मध्य भाग है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से और ये तो ऊपरी भाग हो गया, ये मध्य का भाग, और सबसे नीचे का भाग है, इसने अपना ऊपरी भाग खोया है, तो इसके ऊपरी भाग का निर्माण भी इस प्रकार से हो जाएगा। ये इसका मुख्य भाग है। तो इसका नीचे का भाग, इसमें ऊपर और नीचे का भाग, और ये वापस बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें प्रत्येक टुकड़े से एक प्लेनेरिया यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ भी मिल जाएगा। तो हमने प्लेनेरिया के 3 टुकड़े किए थे, तो प्रत्येक टुकड़े से हमें एक एक प्लेनेरिया यहाँ पर वापस मिल जाता है। तो इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया निम्न श्रेणी के जंतुओं में, निम्न श्रेणी के पादपों में और पादपों में मुख्यतः होती है, लेकिन हमारे शरीर में यह सीमित होती है। इसके पश्चात आता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन हम अपने अगले वीडियो के अंदर डालेंगे कि कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन यानी पौधे के कायिक अंगों से नव पादप बनने की प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, जिसको अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे।